नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने 13 वर्षीय बेटी को चुना अपना उत्तराधिकारी। ईरान की ओर निकला अमेरिका का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर। संसद में भारी हंगामा। हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस। लोकसभा की कार्रवाई 9 मार्च तक स्थगित। तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में समर्थक की मौत। एआईएडीएमके ने कसा तंज। स्टालिन ने महिलाओं को बांटे पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेरा को बंद कर देना बेहतर, खरीदारों के बजाय बिल्डरों को मिल रहा फायदा। पीएम मोदी ने किया हाईटेक पीएमओ सेवा तीर्थ का उद्घाटन। अब पेपरलेस होगा कामकाज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए को औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने हालिया घटनाक्रमों और कई परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है। एजेंसी के अनुसार किम जुए की सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार बढ़ती सक्रियता और महत्वपूर्ण अधिकारी भूमिका इस बात की पुष्टि करती है कि उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा है। हाल ही में किम जुए अपने पिता के साथ बीजिंग के ऐतिहासिक दौरे पर नजर आई थी, जिसे उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 2 के रूप में पहली बड़ी उपस्थिति माना जा रहा है। 2022 में पहली बार मिसाइल परीक्षण के दौरान दुनिया के सामने आए किम जू ए अब सैन्य परेडों और पैलेस दौरों के अपने पिता के साथ प्रमुखता से दिखती हैं। जानकारों का मानना है कि उन्हें चीन ले जाना और महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों में उनकी झलक मिलना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उत्तर कोरिया की बागडोर अब अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते सैन्य और राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। ट्रंप ने अमेरिका के सबसे आधुनिक और विशालकाय युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को मध्य एशिया की ओर कूच करने का आदेश दिया है। इस बेड़े के साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल है, जो अमेरिकी सैन्य शक्ति का कड़ा प्रदर्शन है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर परमाणु हद समझौते को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन युद्धपोत की तैनाती ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका दबाव की नीति पर अडिग है। दूसरी ओर ईरान ने प्रतिबंध हटाने की शर्त पर यूरेनियम संवर्धन कम करने के संकेत दिए हैं, लेकिन ट्रंप के इस कदम ने क्षेत्र में युद्ध की आहट और कूटनीति के बीच एक बारीक लाइन खींचती है। संसद के बजट सत्र का पहला चरण हंगामे और तीखी राजनीतिक बयानबाजी के बीच समाप्त हो गया। शुक्रवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई मात्र कुछ मिनट ही चल सके। लगातार शोर शराबे और व्यवधान को देखते हुए अध्यक्ष ने सदन को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब बजट सत्र का दूसरा चरण 23 दिनों के अवकाश के बाद शुरू होगा। सदन के बाहर भी राजनीतिक पारा चढ़ा रहा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि सत्ता हथियाने के लिए देश के बंटवारे की साजिश रच रहे हैं। दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए सब्सटेंसिव मोशन को भी पेश किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दों और अमेरिकी ट्रेड डील जैसे विषयों पर झुकेंगे नहीं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी सरगर्मी के बीच सलेम में तमिलगा वेत्री कजगम प्रमुख और सुपरस्टार विजय की रैली के दौरान महाराष्ट्र के रहने वाले एक 37 वर्षीय समर्थक की मौत हो गई। हीट स्ट्रोक और सीने में दर्द के कारण गिरे इस युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इस घटना पर प्रमुख विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने कड़ा प्रहार किया है। पार्टी प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि विजय की रैली में जाने वाले लोगों को अब साथ में ताबूत जाना चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आगामी चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राज्य की एक पार्टी का 30 करोड़ महिलाओं के खाते में 5-5 हजार की राशि ट्रांसफर की है। उन्होंने दावा किया है कि सत्ता में वापसी पर मासिक सहायता राशि दोगुनी कर दी जाएगी। जहां सत्ता पक्ष इसे जन कल्याण बता रहा है, वहीं भाजपा ने इसे चुनाव के डर से उठाया गया कदम करार दिया है। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए बनाए गए रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। हिमाचल प्रदेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस
जयमाल बागची की बेंच ने कहा कि जिस उद्देश्य से इस संस्था का गठन किया गया था वो पूरी तरह से भटक गया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज रेरा घर खरीदारों की मदद करने के बजाय डिफाल्टर बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का जरिया बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि हर राज्य में रेरा अब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनकर रह गया है, जिससे होम बायर्स निराश और दुखी हैं। बेंच ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को इसके लिए पुनर्गठन या अस्तित्व का दोबारा विचार करना चाहिए। कोर्ट का ये बयान 2016 में बने इस कानून की विफलता और नौकरशाही के हावी होने की ओर इशारा करता है, जहां 9 साल बाद भी प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा होने की कोई गारंटी नहीं मिल पा रही है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 13 फरवरी का दिन एक नए युग की शुरुआत के रूप में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के दारा शिकोह रोड पर नवनिर्मित अत्याधुनिक प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का भव्य उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत 1189 करोड़ रुपए से तैयार ये परिसर अब देश की सत्ता का नया और सबसे आधुनिक केंद्र होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। सेवा तीर्थ न केवल भव्यता की बेजोड़ता है, बल्कि ये पूरी तरह से हाईटेक और पेपरलेस कार्य संस्कृति पर आधारित है। 3 मुख्य इमारतों में बटे इस परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को एक साथ लाया गया है, जिससे रणनीतिक निर्णयों में तेजी आएगी। खास बात यह है कि अब साउथ ब्लॉक स्थित पुराने कार्यालय को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है, जबकि नया परिसर आम जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।